हम लोगों ने गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। और उसमें आ गया था अपने पास वैल्यू s इक्वल्स टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx और करिस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव इक्वेशन। प्रेशर वेव इक्वेशन वो क्या था? P इक्वल्स टू P नॉट। तो इनफैक्ट ये शुरू में आपको कंफ्यूजन ना हो कि आखिर ये P कौन, तो पहले आप इसे इस फॉर्मेट में ही लिखिए। जब साउंड प्रोपगेट करेगा किसी मीडियम में, तो एक तो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा और दूसरा वहां प्रेशर बदलेगा। तो इसी को, ये जो है प्रेशर चेंज, वो भी हार्मोनिकली बदल रहा होता है। और यदि प्रेशर चेंज हार्मोनिक है और ये मैक्सिमम प्रेशर चेंज हो गया, इसे आप कह देते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, डेल्टा पी नॉट इक्वल्स टू पी के एस नॉट, एक ये रिलेशन था। और दूसरा रिलेशन था डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। उसी से ये निकल करके आ गया था। ये आपके जो दो रिलेशन दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। ये है रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव इक्वेशन, डिस्प्ले प्रेशर amplitude of pressure wave and amplitude of displacement wave. Relation between amplitude of pressure wave, amplitude of pressure wave and displacement wave. Relation between amplitude of pressure wave and displacement wave. ये हमें ध्यान रखना है कि जो आप डिस्प्लेसमेंट वेव देखेंगे और प्रेशर वेव देखेंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट वेव इज या प्रेशर वेव इज
pressure wave is pi/2 ahead in phase with respect to the displacement wave. क्योंकि एक साइन का फंक्शन है और दूसरा कॉस का फंक्शन है, तो इससे ये तय हो जाता है कि यदि एक साइन थीटा 1 होगा तो कॉस थीटा 0 होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 होगा, कॉस थीटा 0 होगा। और ये इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, द पॉइंट विच इज प्रेशर नोड विल बी डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। अब उनको समझने के लिए हम लोगों को एक बार और एक डायग्राम बनाकर देखना होगा। क्या ये पेज मैं चेंज करूं? यदि हम लोग बात करते हैं S0 sin omega t minus kx and p equals to p0 cos omega t minus kx, then at p equals to 0, s equals to S0 sin minus kx, s equals to minus S0 sin kx, and p equals to p0 cos kx, क्योंकि cos माइनस थीटा माइनस भी cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। जब इनको आप ड्रॉ करेंगे तो एक आप साइन का कर्व देखिए, और दूसरा आप बी का कर्व देखिए, p0 cos माइनस kx, और ये हो जाता है p इक्वल्स टू p0 cos kx। तो x0 पे ये दोनों कर्व की खासियत देखिए कि जो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो पॉइंट प्रेशर के लिए एंटी नोड है, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए नोड है। मैं मार्क करता हूं, पहला पॉइंट देखिए, प्रेशर का एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड। दूसरा वाला पॉइंट नोड है प्रेशर का, और यही पॉइंट एंटी नोड कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट का। उससे अगला पॉइंट नोड है डिस्प्लेसमेंट का और एंटी नोड है प्रेशर का। उससे अगला पॉइंट
एंटी नोड है डिस्प्लेसमेंट का, नोड है प्रेशर का। ऐसे आप देख सकते हैं π/2 के फेज डिफरेंस को। और ये π/2 का फेज डिफरेंस की कहानी जो है वो इस तरह यहाँ सोचा जा सकता है। इसके देखने का इस पे बेस्ट एग्जांपल ऐसे आएगा आपके सामने। एक कि ये है डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ। ड्रॉ corresponding px ग्राफ। तो कैसे सोचेंगे? तो एक तो मैथमेटिकल आइडिया है, s इक्वल्स टू, ग्राफ से हम देख रहे हैं एस नॉट साइन के एक्स फ्रॉम डायग्राम। और कॉरस्पॉन्डिंग पी जो लिखते थे वो क्या लिखते थे? पी नॉट साइन के एक्स प्लस π/2। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता था? पी नॉट यहां भी फिर ये एक तो ये रास्ता दिख रहा है मेरे पास। इस रास्ते के बेसिस पे यदि मैं सोचना चाहूं तो ये तो कॉस का ही आता दिख रहा है। ये टाइम का वैल्यू आपसे कहा जाएगा एट t0। मान लो ये भी गिवन होता तो मुझे ऐसे लिखने से हमारा काम नहीं चलता। एक बार मैं और सुधार करके लिखना चाहूं तो देखना ना प्लीज। s इक्वल्स टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस के एक्स से ये वाला ग्राफ तो नहीं आने जा रहा। पीछे एक माइनस साइन लगाना पड़ रहा है। और दूसरा p वाला क्या लिख देते? p नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स। कभी क्या ये कहानी π/2 आगे फेज डिफरेंस का है या नहीं? चेक करना। तो बेसिक फॉर्मेट में जाकर के यदि हम देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक बार रुक जाते हैं और इस तरह से इनको देखते हैं। हो सकता है ये रास्ता आपको सही जगह पहुंचाए, नहीं तो एक आइडिया और दूंगा जो थोड़ा इससे आसान होगा। फिलहाल सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन सोच रहे हैं पहले, और स्टैंडर्ड इक्वेशन सोचने के बाद उनके ग्राफ के बारे में एनालिसिस करेंगे। अब इसके px ग्राफ हमें बनाने हैं। sx दे दिया गया है, p मीन्स डेल्टा p, चेंज इन प्रेशर।
आलस में उसे पी कह देते हैं, जहाँ इनफैक्ट डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट रहा होगा, लेकिन आलस में डेल्टा को गायब कर देते हैं, पी बोल देते हैं। अब यदि इन इक्वेशंस में टी जीरो कर दें, इन इक्वेशंस में टी जीरो कर दें, एट टी जीरो, तो पहला इक्वेशन क्या लिख देंगे, s इक्वल्स टू माइनस एस नॉट साइन माइनस के एक्स, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन के एक्स में बदल गया, और p इक्वल्स टू माइनस पी नॉट कॉस के एक्स हो जाएगा। तो के एक्स एक्स जीरो कर दूंगा, साइन जीरो जीरो, एस जीरो साइन का कर्व है, दूसरा माइनस कॉस का कर्व। देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग पीएक्स ग्राफ बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग पीएक्स ग्राफ बन जाएगा माइनस कॉस वाला। अब ये इतना सोचने में तो हम कुछ मिस भी कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। 3-4 क्वेश्चन इसी पे बनेगा अगले पेज पे, और एक इससे आसान रास्ता हम लोग पिक करते हैं। यहां तक क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? या यस यहाँ सर। तक कर रहे थे, एक क्या? सेकंड बस। पिछला पेज फिर से, क्या पेज चेंज करूं? ध्यान रखिएगा, यहाँ P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को नहीं। जब साउंड नहीं रहेगा तब भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है ही, हो गया सर। प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन प्रेशर व्हेन साउंड इज प्रेजेंट इन मीडियम। दूसरा रास्ता देखिए, we know that डेल्टा P चेंज इन प्रेशर, ये क्या था, माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। डेल्टा P इक्वल्स टू माइनस बी इंटू स्लोप। B is a positive quantity. B is a positive quantity. Hence, delta P greater than 0 when slope delta S by del X less than 0. Delta P a magnitude maximum when slope del S by del X is maximum. Delta P max at code of XX SX graph. तो ये कुछ आइडिया आपको इस वाले फॉर्मेट से याद रखना है। इसे हमें याद रखना है, ये बड़े काम का है आइडिया।
यहाँ इनटू को कहीं और कुछ ना समझ लें तो डॉट कर देता हूं उसके बदले। ये जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, बल्क मॉड्यूलस। Bulk modulus B is a positive quantity and it is property of medium. तो डेल्टा पी जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब स्लोप निगेटिव हो। और डेल्टा पी मैक्सिमम कब होगा मैग्नीट्यूड, जब स्लोप मैक्सिमम हो मैग्नीट्यूड वाइज नोड पे। तो अब गौर करिए, आपके सामने यदि क्वेश्चन अब ये आया, यहां है S और यहां है X, तो मुझे ये बताइए स्लोप कहां से कहां तक ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव है, तो डेल्टा पी क्या होगा, यहां से यहां तक नेगेटिव होगा। उससे आगे यहां तक जो है स्लोप नेगेटिव है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डेल्टा पी पॉजिटिव। और उसके आगे तो पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा। सर कैसे बोल रहे हो ये, स्लोप तो आंखों से देखो और चेक करो। शुरू में स्लोप मैक्सिमम नोड पे डिस्प्लेसमेंट वाले पे स्लोप मैक्सिमम, तो जो स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव है तो डेल्टा पी नेगेटिव मैक्सिमम होगा। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट नोड जहां होता है वहां प्रेशर एंटी नोड बनता है, और जहां स्लोप जीरो हो गया एस एक्स ग्राफ का, वहां डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। यहां तक देखो फिर से ये जीरो और फिर ये एस से, तो आप स्लोप के बेसिस पे भी ये काम कर सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट का नोड है, जो नोड है डिस्प्लेसमेंट का, वो एंटी नोड है प्रेशर के लिए। जो एंटी नोड है डिस्प्लेसमेंट का वो नोड है प्रेशर के लिए। जो नोड है डिस्प्लेसमेंट का वो एंटी नोड है प्रेशर के लिए। तो आप देख सकते हैं 5/2 के फेज डिफरेंस को भी ये जस्टिफाई कर रहा है। तो इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, और आप ये जो आइडिया 3 स्टार वाला डब्बा एक है ऊपर, पिंक कलर का मैंने 3 स्टार दे दिया रेड कलर के डब्बे के ऊपर, ये बड़ा काम का आइडिया है, इनको यूज कर सकते हैं इस ग्राफ कन्वर्जन में। आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देगा और प्रेशर वाला वेव का ग्राफ बनाना रहेगा पोजीशन के साथ। तो आप यही फॉलो करिएगा। इक्वेशन वाले रास्ता लेंदी था जो पिछला आपने देखा, मैंने कोशिश की यूज करने की, तो उसमें कंफ्यूजन आने की संभावना दिखने लगा मुझे, तो ये दूसरा रास्ता जो है बेहतर लग रहा है। क्या मैं पेज चेंज करूं? सर अभी नहीं हुआ। आराम से नोट करें।
चेंज करूं पेज? मान लेते हैं परेशानी कंटिन्यूड है, आपके सामने ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेव, ड्रॉ corresponding px graph for the sound wave. कैसे सोचें? यहां से यहां तक स्लोप क्या है? लेस देन 0, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और जो एंटी नोड है वो नोड होगा, तो ये कर्व ऐसे बन गया। उसके बाद फिर शुरुआत जब पता चली गया कॉस वाला बनेगा, साइन वाला बनेगा, तो बनाते चलो। केवल एक पॉइंट आप क्लियर कर लें, उसी से काम बन जाता है। आपने तय कर लिया यहां से यहां तक की कहानी क्या है, स्लोप लेस देन 0, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ये जो आपके पास एस एक्स कर्व था उसका आपने बना लिया है डेल्टा पी एक्स कर्व। इन लोगों के समझ में आया? प्लीज हैंड राइज कर दीजिए। आदित्य, दक्ष, कृतिन, प्रियांशु, एक बार और कोशिश करने से कुछ फायदा मिलेगा क्या? ये मत सोचना सर पिछला लेक्चर मैंने नहीं देखे, ना ही उसकी रिकॉर्डिंग देखे, अगला मुझे कैसे समझ में आएगा। केवल स्लोप वर्ड भी आपके समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि आपके सामने ये पीएक्स ग्राफ है, तो यहां से यहां तक पहला वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा कंप्रेशन रीजन। उसके बाद जो यहां से यहां तक ग्राफ है उसमें प्रेशर क्या हो गया? निगेटिव, मतलब जो नेचुरल प्रेशर रहा होगा साउंड के नहीं होने पे वो डिक्रीज हो गया साउंड के होने पे, तो ये कहलाता है रेफ्रैक्शन रीजन। उसके बाद वाला रीजन क्या कहलाता है? कंप्रेशन रीजन। और ये जो पॉइंट्स हैं, यहां सी मैक्सिमम है और यहां पर कहलाएगा आर मैक्सिमम, रेफ्रैक्शन मैक्सिमम। यहां पर कह देंगे सी, कंप्रेशन रीजन का मैक्सिमम वाला पॉइंट सी मैक्स। और उसी तरह यदि अगला पॉइंट देखें, ये हो जाएगा आर मैक्सिमम। होगा क्या
आपसे चित्र दे करके पूछ लेगा कि कौन सा पॉइंट सी मैक्स है, कौन सा पॉइंट आर मैक्स है। तो आप कहोगे कि सर ये तो फ्री के नंबर है, ये तो मैं भी बता दूंगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल है और ये पी एक्स ग्राफ है। आपको पी एक्स ग्राफ दे दिया गया और कुछ पॉइंट दे दिए गए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। choose C max and R max points। 5 and 3। तो जब आप सॉल्व कर रहे होगे C max होगा एक तो 1 और एक 5। R max होगा 3। 3 वाले पे प्रेशर का चेंज निगेटिव की तरफ मैक्सिमम है, तो आर मैक्स रेयर फ्रैक्शन मैक्सिमम। जहां पे सबसे ज्यादा कम हो जाता है प्रेशर, वो रेयर फ्रैक्शन का मैक्सिमम वाला पॉइंट। जिनको ऐसा लगे ये आइडिया समझ में आ गया, वो हैंड राइज करें प्लीज। 1 पॉइंट क्यों है सी मैक्स, ये बता दीजिए। थर्ड पॉइंट पे डेल्टा पी पॉजिटिव दिख रहा है मैक्सिमम या नेगेटिव मैक्सिमम दिख रहा है? थर्ड पॉइंट पे क्या दिख रहा है? डेल्टा पी नेगेटिव मैक्सिमम दिख रहा है या पॉजिटिव मैक्सिमम दिख रहा है? पॉजिटिव मैक्स तो नेगेटिव मैक्सिमम। फिर नेगेटिव मैक्सिमम क्या होना चाहिए? कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन? रेयर बोलो। फ्रैक्शन। तो मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन वो कहलाएगा पॉइंट। तो मैं आप पॉइंट में 1 से का पूछा था। पॉइंट 1 पे प्रेशर क्या दिख रहा है? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। तो क्या होना चाहिए? ओके सर, ठीक है। कंप्रेशन मैक्सिमम। हाँ सर, नहीं समझ में आया तो अगला पेज पे जाना। 2 और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होंगे ना? फिर से बोलो। 2 और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होंगे ना? जब साउंड प्रोपगेट होगा तो साउंड प्रोपगेशन के टाइम पर प्रेशर वेरी करता है। क्या कब वेरी करता है? प्रेशर। प्रेशर वेरी करता है। तो प्रेशर वेरी करेगा तो हर एक जगह बदल ही जाएगा, ये कोई शपथ ग्रहण थोड़े न करवाया। कुछ जगहों पे बढ़ जाता है, कुछ जगहों पे कम होता है, कुछ जगहों पे नॉर्मल भी रहेगा। जब ऑसिलेशन होता है यदि पार्टिकल का, तो कुछ पॉइंट ऐसे भी तो होते हैं जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये जरूरी थोड़ा ना कि सारे पॉइंट डिस्प्लेस ही हो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आपको यहां बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देना, यहाँ क्या बताना है? यूज C max and R max points। अब तुम तुक्के भेरो और मैं कहूंगा गलत हो गया। क्या करना है? पहले C max पॉइंट ढूंढना है। 3 5 7। तो ध्यान से देखो, सॉल्व करते वक्त पहला आइडिया क्या है?
फॉर सी मैक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा पी मैक्सिमम। ये दो चीजें, पॉजिटिव हो डेल्टा पी और वो मैक्सिमम हो। और हम लोग डेल्टा पी लिखते क्या थे? हम लोग लिखा करते थे बट डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बी इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स माइनस बी इंटू स्लोप। तो यहां से क्या निकल के आएगा? फॉर सी मैक्स स्लोप शुड बी लेस देन 0 एंड स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा इट शुड बी मैक्सिमम। तो ये लेस देन 0 वाले कौन कौन से हो गए? और मैक्सिमम होगा मतलब एट नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड। और वैसे भी जो डिस्प्लेसमेंट नोड होता है वही तो प्रेशर एंटी नोड बनता है। सीमैक्स पॉइंट कौन से हो गए? सीमैक्स पॉइंट्स आर, ध्यान से देखिएगा, 3 एंड 7। और उसी तरह आर मैक्स पॉइंट्स आर, स्लोप क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा पी निगेटिव हो जाएगा और मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1, Sir, 1 and 5. 5 Sir, 9. एंड 9। 9. तो यदि समझ में आए तो खुशी की बात। एसएक्स ग्राफ में ये समझ में आना बच्चों का खेल नहीं है, इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा और इस पे नंबर मिल जाते हैं। सर आपने कैसे सोच लिया? और आर मैक्स डेल्टा पी शुड बी लेस देन 0, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी शुड बी मैक्सिमम। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए शुड बी मैक्सिमम। तो डेल्टा पी लेस देन 0 होने के लिए डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स मैक्सिमम होने के लिए पॉइंट शुड बी डिस्प्लेसमेंट नोड, नोड पे ही जो है स्लोप मैक्सिमम होता है। तो अब जो है आप जब देखेंगे आर मैक्स वाले पॉइंट तो वो कौन से हो जाएंगे? 1 वाला पॉजिटिव स्लोप मैक्सिमम है, 5 वाला भी पॉजिटिव स्लोप मैक्सिमम है और 9 वाला भी पॉजिटिव स्लोप मैक्सिमम है। तो यदि वो सारे पॉइंट मैक्सिमम है स्लोप और पॉजिटिव भी है तो डेल्टा पी नेगेटिव और मैक्सिमम हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। और आप में से कुछ बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, जिनके आ गया वो हैंड राइज करिए। बहुत बढ़िया। अपराजित, दक्ष, कृतिन, कुणाल,
Yes, sir. कुछ तो आगे बढ़े। Yes. सारांश तनेश। चलिए, तो हम लोगों ने वेव के कुछ आइडिया यहाँ देखे। साउंड वेव एंड ट्रेवलिंग वेव ऑन stressed string have some common points, और वो कॉमन पॉइंट्स क्या था ध्यान दीजिएगा। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, जिसको आप रिलेट करते थे डेल्टा फाई बाय 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा डेल्टा टी बाय टाइम पीरियड टी, इससे रिलेट करते थे। ये स्ट्रिंग वेव में जैसे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में चर्चा की गई, उसी तरह से ये ट्रैवलिंग वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है। सर 1 मिनट नोट कर रहे सेम वे में ये उसी तरह से वैलिड है। इनमें ज्यादातर किसका यूज होना है? ज्यादातर इस रिलेशन का यूज होना है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये जो रिलेशन हम देखेंगे ये कॉमन रिलेशन है। ये चेंज करूं? कभी कभी ये भी काम में आ जाता है। दोनों का कंबाइंड फॉर्म ये है। पेज चेंज करूं? Yes, sir. एक टर्म आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। इसे सोचने के लिए क्या करते थे कि वन डायमेंशनल वेव जो डिराइव किया था उसको फिर से देखिए।
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने देखे, ये x0 कहीं पर मैंने देखे ये x, इसका इक्वेशन आप लिखना जानते हैं, s इक्वल्स टू S0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स। और दूसरा ये ले लेता हूं x प्लस डेल्टा एक्स। करस्पॉन्डिंग p लिखना तो हम जानते ही हैं, P0 साइन नहीं, ये हो जाता था cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ये यहां पर इसे सिस्टम मान लो, यहां से इधर प्रेशर P1 लग रहा है, यहाँ इधर से इधर प्रेशर P2 लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लो, तो प्रेशर इनटू एरिया क्या हो जाता है, फोर्स। तो ये जो सिस्टम है इसके लिए हम क्या कह देंगे, नेट फोर्स P1A माइनस P2A, ये F नेट जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू डेल्टा M जो भी मास है, डेल्टा M इंटू ए। इसे मैं लिख सकता हूं माइनस P2 माइनस P1 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स इंटू रो, मास हो गया, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया, और साथ में आ गया एक्सेलरेशन। यहां से चेक करिएगा, ये आ गया, ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट होके माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेंसिटी रो इंटू ए। आप इसे देख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है डेल्टा एस बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स माइनस के साथ, यदि डेल्टा एक्स छोटा है बहुत तो, इंटू रो इंटू ए, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू रो इंटू, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा 2 डिस्प्लेसमेंट को 2 बार यदि डिफरेंशिएट कर दें तो वो पार्टिकल का एक्सप्रेशन दे देता है। अब चेक करिएगा, यदि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया ये तो एक्सेलरेशन ही तो S के डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं मैं, पहले P के डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं मैं, एक बार X के रिस्पेक्ट में, तो P0 के साथ क्या आने वाला है, कॉस बदल जाता था साइन, माइनस साइन में, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक माइनस के भी बगल में आता था, तो 3 माइनस होने के कारण, एक माइनस पहले से था, एक माइनस कॉस के बदलने के कारण आया साइन में उसके साथ, और एक आया है एक्स के साथ वाला माइनस के बाहर आने के कारण, ये तो माइनस के P0 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में देखिएगा, रो तो डेंसिटी है, यहाँ का डेंसिटी है रो,
और s का एक बार डिफरेंशिएशन होता s नॉट इंटू माइनस के, और एक बार और डिफरेंशिएशन होता वो कॉस में बदलता और माइनस के का तो स्क्वायर हो जाता और फिर से वो कॉस साइन में हो जाता दो बार डिफरेंशिएट करने पर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक माइनस पीछे बचा रह जाता क्योंकि 3 बार आता। तो यहां से भी आपके पास क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी नॉट के बदले याद करो हम लोग लिखते थे बी के एस नॉट, और राइट साइड में ये आ गया रो इंटू एस नॉट इंटू के स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर के नहीं, ये टी आया हो, ओमेगा आया होता लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिएगा क्यों टी आया होगा, ओमेगा आया होगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो लेफ्ट साइड वाले में यहाँ ओमेगा स्क्वायर दिखेगा। अब यहां से देखिएगा एस नॉट भी चला गया, तो बी बाई रो किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और इसे ही क्या कहते थे वेव वाला भी स्क्वायर। तो v इक्वल्स हो जाता है अंडर रूट बी बाई रो। बी को कह देते हैं एलास्टिसिटी, एलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी बाई डेंसिटी। इसे मैं लिखूं v इक्वल्स टू अंडर रूट बी बाई रो मॉडुलस ऑफ elasticity by density of elasticity by density। तो ये जो आइडिया है ये हर एक जगह वैलिड है, हर एक मीडियम के लिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये, मॉडुलस ऑफ elasticity by density। elasticity पढ़ेंगे तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है तो वो इस पॉइंट को और बेहतर याद कर लेंगे। पेज चेंज करूं, ये जो यहाँ आप लिख रहे हैं जरूरी नहीं हो कि आपको याद हो डेरिवेशन, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद हो तो बेहतर है। v इनफैक्ट में हम लोग कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। और यदि लिक्विड है या गैस है तो केवल यही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में अलग भी हो सकता है। तो जब आपको केवल पतला सॉलिड रॉड हो तो उसमें केवल y बाई डेंसिटी लिख देते हैं, लेकिन यदि कोई और मेटालिक ऑब्जेक्ट हो तो उसमें y और b का कॉम्बिनेशन होता है जो अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। आप तो केवल ये ध्यान रखिए इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी स्क्वायर रूट वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. यहां आता है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर
velocity of sound in gas. तो Newton assumed propagation of sound is isothermal process. तो dV equals to constant, तो dPV equals to 0. कांस्टेंट का डिफरेंशियल लगाएंगे तो dP इंटू V प्लस P इंटू dV इक्वल्स टू 0. dP इक्वल्स टू P माइनस dV बाई V. और इलास्टिसिटी में हम देखते थे F बाई A इक्वल्स टू P माइनस dV बाई V. और इनको कंपेयर कर लेते थे तो B किसके बराबर आ जाता था? P के बराबर. आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, बल्क इज P. तो अब न्यूटन का जो फॉर्मूला होता वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वो क्या था? V बाई रो, इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी. ये हो गया P बाई रो. P को क्या लिख दे सकते हैं? nRT बाई V. या P को लिख दे सकते हैं, याद करो तो P को लिखना याद आ रहा है? 1/3 रो VRMS स्क्वायर गैस के लिए. ये रो चला गया, 1/3 3RT बाई M. 3 भी चला गया, कितना आ गया? RT बाई M. लेकिन इधर अभी मत जाओ, आप यहीं पे रुक जाओ और एक्सपेरिमेंट से जो आया और न्यूटन्स फॉर्मूला से जो आया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो मैच नहीं कर रहा है. यदि ये मैच नहीं कर रहा है तो आखिर ये गड़बड़ क्या हुआ? यहां जो डाटा लिखा है आपने, ये लिखा है फ्रॉम इलास्टिसिटी टॉपिक. कुछ बच्चों को तो इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा हुआ है, लास्ट लाइन पसंद नहीं आएगा. और कुछ बच्चों को कैलकुलस नहीं पढ़ा हुआ होता है 11th वाला उतना ढंग से, क्योंकि 12th में डिटेल मैथ्स में आता है, तो वो ऊपर वाला 3 स्टेप नहीं समझ में आएगा. तो कुल मिला के मान लेते हैं नहीं समझ में आएगा. लेकिन यहाँ जो रिजल्ट है, इसको 7 स्टार रिजल्ट कहना, ये सीधे आपसे पूछ लेता है आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस क्या होगा. मैं तो ये कह रही हूँ बेटा, थोड़ा चल ले तो ज्यादा ठीक. हाँ, चल ये चल आपको लेना। अभी क्लास खत्म होने वाली, बस याद 3 मिनट रखना है. और फिर कितनी देर में? क्या याद रखना है? आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ये प्रेशर के बराबर होता है. ये 7 स्टार मैंने कह दिया. और न्यूटन्स फॉर्मूले पे मैंने कोई 7 स्टार नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, वो वैसे ही टाइम पास है. लेकिन न्यूटन का फॉर्मूला है, तो उसे हम लोग कोशिश करते हैं.
ये देखें। और अब एक टर्म आता है लाप्लास करेक्शन। अब ये क्या करेक्ट करता है? We had assumed propagation of sound is adiabatic process. Adiabatic process. He had assumed the propagation of sound is adiabatic process. तो इसलिए पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। सर मैं तो ये गामा भूल गया, सीपी बाई सीवी। सर मैं ये भी नहीं याद 1 + 2/f। सर f क्या है वो भी नहीं याद। डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैलकुलस यूज किया और ये आ गया dp = गामा p माइनस dv/v। बट फ्रॉम elasticity f/a dp = v - dv/v। On comparison, P = गामा P। ये है एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस। एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस। तो इसे भी घेरो 7 स्टार कर दो, ये भी हमारे काम का है। एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस पूछेगा, आप केवल प्रेशर नहीं बोलोगे, गामा टाइम्स प्रेशर। एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस है गामा पी। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस है टी। जब यहां तक आप आ गए तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड देखना है। कैसे देखेंगे? v √ बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। अब यहां आ जाएगा गामा p बाय डेंसिटी। यह आ जाएगा गामा p के बदले गामा बाय रो 1/3 रो गैस का जो VRMS²। ये हो गया रो कैंसिल आउट हो गया, गामा/3 × 3RT/m। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया √ गामा RT/m। ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड और इसको 5 स्टार कर दो। और ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस ये है। कहां पर है? इन गैस वेलोसिटी ऑफ साउंड गामा RT/m। और गामा किसके बराबर है? 1 + 2/f।
और इसमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा। गामा मोनो एटॉमिक के लिए हो जाता है 1 + 2/3, 5/3। गामा डाई एटॉमिक के लिए हो जाता है 1 + 2/5, 7/5। और m है मोलर मास, d है टेम्परेचर। और ध्यान रखिएगा कि प्रेशर में भी डेंसिटी छुपा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे किसी डब्बे में तो वहां डेंसिटी भी बढ़ेगा। इसका मतलब होता है प्रेशर बाय डेंसिटी कांस्टेंट। तो प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बढ़ता, क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ जाता है उसी अनुपात में। तो किस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड? गामा पे, मतलब गैस कैसा है, मोनोडाइट्राइड, पोलर मास पे, टेम्परेचर पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर पे। तो लाप्लास करेक्शन पढ़ाया जाता है न्यूटन्स के फॉर्मूला देखने के बाद। चूंकि न्यूटन था, उसने कोई गलत फॉर्मूला भी डिराइव किया तो उसे हमें देखना था, इसलिए पढ़ाया गया। और लाप्लास करेक्शन ये बता रहा है कि न्यूटन क्या मिस कर गए। तो याद करो ना, एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी फास्ट प्रोसेस को कहते थे, तो साउंड का प्रोपगेशन तो वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक यदि मानेगा जैसे कि लाप्लास ने माना, तो एक्सपेरिमेंट से जो साउंड का वेलोसिटी मिला और इस फॉर्मूले से जो मिला वो एक जैसा आता है। For a mixture of gas, F मिक्सचर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लिखेंगे, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस M2। गामा मिक्सचर हो जाएगा 1 + 2/F मिक्सचर। और मोलर मास का जो मिक्सचर का आएगा वो भी लिखेंगे N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस मिक्सचर कैसे लिखेंगे? √ गामा मिक्सचर RT बाय मोलर मास मिक्सचर। इस तरह से मिक्सचर में हमें यदि कभी वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना हो कि 4 मोल ऑक्सीजन और 6 मोल हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है, तो ऐसे प्रोसीड करेंगे। यदि दोनों डायटोमिक गैस है तो गामा डायटोमिक हो जाएगा, उसमें ये N1 का कोई लफड़ा नहीं है। F1 F2 कॉमन निकल के चलाएगा, N1 प्लस N2 ऊपर नीचे कर जाएगा। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास तो निकालना पड़ेगा मिक्सर का। क्या मैं मान के चलूं कि गैस के मिक्सचर में आप कैलकुलेट कर पाएंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड? आपको यदि एक डब्बे में ऑक्सीजन दिखे और एक डब्बे में हाइड्रोजन दिखे और वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो बताना हो V1/V2, तो क्या कर दोगे? बाकी चीजें सेम है, मान लो टेम्परेचर भी सेम है, डायटोमिक है तो गामा भी सेम, M2/M1 हो जाएगा, √32/2, √16, V1/V2 हो जाएगा 4/1। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे प्लीज। एक एग्जांपल की तरह देखिएगा।
यदि दो कमरे में एक जैसा टेम्परेचर हो और उनमें आप देखना चाहें वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो, तो चूंकि गामा आरटी में गामा कॉमन दिख रहा है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी भी सेम कह दिया गया गिवन है, तो आप रेशियो सीधे √m2/m1 कर लेंगे। यहीं तक रखते हैं अभी का लेक्चर। इन पे न्यूमेरिकल्स आपको कुछ मिल जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे काफी न्यूमेरिकल मिलता है, उन्हें अब आप बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय।